हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ इंडिया की हिस्ट्री, यानी कि अपन ने हिस्ट्री का मध्यकालीन जो इतिहास वाला पार्ट पढ़ाया है उसको मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। अभी तक आपने किस तरीके से इंडिया में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ यानी कि अरब आक्रमणकारी पड़े, तुर्क आक्रमणकारी पड़े, और किस तरीके से यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, किस तरीके से गुलाम डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है, ये पूरा मैं आपको बिल्कुल स्टोरी के रूप में पढ़ा रही हूँ। और आपको काफ़ी इंटरेस्टेड भी हो रहा होगा, ये वीडियो काफ़ी आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं ये आशा तो कर ही सकती हूँ। आपको जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिए, बताइए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ गुलाम यानी गुलाम वंश की अगर बात करते हैं, स्लैब डायनेस्टी की बात करते हैं, तो इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखना है कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई। उसके बाद इसका ही गुलाम रहता है, कौन रहता है ये भी मैंने आपको बताया कौन था। तो आपने देखा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश के टाइम पर आपको अगर बता देते हैं तो इसके द्वारा तराइन यानी कि तराइन का तीसरा युद्ध जो होता है बैटल ऑफ तराइन, थर्ड याद रखना है, 1215 में होता है। एलदोद के साथ में होता है। एलदोद इसमें पराजित हो जाता है क्योंकि जो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो मतलब ये चाहते थे कि ये जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई है इस पर, इसके जो प्रांत हैं इन पर हमें भी शासन करने का अधिकार होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, और इस तरीके से इल्तुतमिश के द्वारा इनके द्वारा किए गए विद्रोह का दमन किया जाता है और वो लोग अपने अपने वापस लौट जाते हैं। यही अगर आपने पढ़ा था कुबाचा, ये भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। तो इससे इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो पंजाब वाला एरिया था उसको छीन लेता है, यानी कि पंजाब बोले भटिंडा बोले, पंजाब और भटिंडा यानी कि हरियाणा वाले क्षेत्र को ये छीन लेता है। इससे कब छीनता है ये आपको याद रखना है, 1225 के टाइम की बात है, तब इससे छीन लेता है। और ये भी मतलब बहुत शर्मनाक ये समझता है अपनी हार को। तो ये जो है कुबाचा आत्महत्या कर लेता है, यानी कि सिंधु नदी में डूबकर। इस तरीके की कहानी है, कहानी के रूप में याद रखना है, कहानी नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसीलिए मैं आपको एक स्टोरी के रूप में ही बता रही हूँ। ठीक है, इसके आगे अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या इक्तेदारी प्रथा शुरू की गई थी। इक्तेदारी मैं आपको बता देती हूँ कि इक्ता प्रथा जो इल्तुतमिश है ये आपको समझानी थी। इक्ता प्रथा मतलब कि एक प्रांत होता था, एकता प्रथा मतलब किस तरीके से एक प्रांत होता था, इसमें राजा कहते थे कि एक व्यक्ति नियुक्त करते थे, वो कहते थे अब आपको क्या करना है, इस एरिया से आपको यहाँ पर इसका पूरा मैनेजमेंट देखना है और आपको अपने साथ अपनी आर्मी, खुद की आर्मी रख सकते हो, सुरक्षा करते थे ये राजा के लिए, और उस एरिया में आपको जितने सैनिक रखना है रख सकते हो, इसी में से आपको उनको वेतन देनी है यानी कि, और बाकी जो रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो वो वापस राजा को देना है यानी कि शासक को देना है। तो इस तरीके की एकता प्रथा थी। तो ये किसके द्वारा चलाई गई थी ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। वही अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए थे, तो आपको कुतुब मीनार यानी कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल तक इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। वहीं आपने देखा था सुल्तानगढ़ी की पहला मकबरा है, इन्हें फादर ऑफ टॉम बोला जाता है, किसको, यानी इल्तुतमिश को। इसने फिरोज जो वो बात करते हैं तो इसने अपने पुत्र की याद में एक मकबरा का निर्माण करवाया था। वहीं इसके मकबरे की बात करते हैं तो इसका मकबरा जो है आप कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही इसका मकबरा बना हुआ है। तो इस तरीके से जो निर्माण कार्य थे ये पूरा मैंने आपको पिछले वीडियो बताया है। आज आप देख सकते हो आज क्या पढ़ना है। तो बात करें इनकी तो मृत्यु हो गई, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना था कि मंगोल आक्रमण 1221 में इसने किस तरीके से मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की थी। तो ये भारत को बचाता है क्योंकि वो मांगवर्णी इसका मित्र था, तो इसका पीछा करते हुए चंगेज खां आता है तो वो मना कर देता है और इस तरीके से दिल्ली को क्या करता है, मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखता है। तो ये आपको देखना था। आज देखते हैं, आज आपको देखना है गुलाम वंश का अगला। देखो इसमें क्या होता है कि अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश अपने बेटों में इतनी खूबियां नहीं नज़र आती थी उसको जितनी उसको अपनी बेटी के अंदर नज़र आती थी। तो उसका एक ही सपना था अपनी बेटी को, मतलब अपनी बेटी को शासक बनाना। तो वो मरने से पहले ये घोषणा भी कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री यानी कि रजिया सुल्तान ही यहाँ की इस वंश को संभालेगी, शासक करेगी। लेकिन क्या होता है, जो अमीर रहते हैं, अमीर और जो अमीर है उसकी माँ जो तुर्कान शाह तुर्कान है, तो वो क्या करती है, यानी कि इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान क्या करती है, अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपने पद पर नियुक्त कर देती है। ये आपको याद रखना है।
रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ, उसके हाथों के अनुसार ही राजपाट या राज शासन चलता है। तो ये जो वहाँ के जो अमीर थे उनको ये बात पसंद नहीं आती है। तो ये क्या करते हैं, एक दिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या करता है, दिल्ली से बाहर जाता है और वहीं पर ये सब लोग साठ गांठ करके इसको क्या करवा देते हैं, मरवा देते हैं और शायद तुर्कान की भी हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा था। उसके बाद प्रथम महिला सुल्तान यानी कि रजिया सुल्तान क्या करती है, नमाज के समय लाल कपड़े पहनकर उस दरबार में उपस्थित होती है और कहती है कि मतलब न्याय की मांग करती है। और ये जो लाल कपड़े हैं, लाल कपड़े को मुस्लिम धर्म में न्याय का प्रतीक माना जाता है, तो न्याय की मांग करती है। और उस टाइम पर जो अमीर थे, सभी अमीरों ने मिलकर रजिया सुल्तान की बात को सुना, समझा और उसको शासक पद पर नियुक्त किया। तो ये पहली है, आपको याद रखना है। प्रथम महिला शासिका पूछा भी जाता है, प्रथम और अंतिम महिला शासिका भी कहेंगे। प्रथम और अंतिम एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान बनी, ये आपको याद रखना है। ये क्या पहनकर जाती थी, ये पहनावा इनका याद रखना है, कुबा और कुलह। कुबा मतलब कोट और कुलह मतलब टोपी पहनकर दरबार में उपस्थित होती थी। वहीं बात करें इक्तिदार, इनके हारने मतलब इनको हटाने के पीछे किस तरीके से काम होता है, तो इसमें अगर बात करते हैं तो रजिया सुल्तान किसी भी प्रकार से अमीरों से कोई सहायता नहीं मांगती थी, ना ही किसी प्रकार की कोई सलाह करती थी। ये सलाह जो करती थी, इसके मन में जो रहता था, उसको जो सही लगता था वही करती थी। तो इसमें क्या होता है, अमीर इसके खिलाफ चले जाते हैं, ये था। और एक महत्व रीजन रहा इक्तिदार में, भटिंडा जो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर ये तवर हिंद को इक्तिदार नियुक्त करती है। लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति रहता है अल्तुनिया ने क्या किया, इस इक्तिदारी प्रथा को नहीं माना। उसने कहा कि हमारा भटिंडा जो है वो स्वतंत्र राज्य है, हम किसी के अंडर में नहीं आना चाहते, हम तो स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। तो ये विद्रोह कर देता है। इनको समझाने के लिए रजिया सुल्तान समझाने गई अल्तुनिया को, लेकिन बात नहीं बनी, यहाँ पर हार जाती है। लेकिन बाद में क्या करती हैं, ये इनके साथ शादी कर लेती है अल्तुनिया के साथ। इधर क्या दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली का अगला शासक घोषित हो गया कौन, बहराम शाह। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही रजिया सुल्तान भटिंडा वाले जो विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली छोड़कर जाती है, तो क्या होता है, यहाँ के अमीर जो रहते हैं वो आपस में मिलकर एक नया शासक घोषित कर देते हैं। किसको, बहराम शाह को एक नया शासक बना देते हैं। और ये जैसे ही रजिया सुल्तान को पता चलता है, पता चलने पर क्या होता है, ये यहाँ पर इनकी बात तो बनती नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या कर लेते हैं, शादी यानी कि वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और पुनः शादी क्योंकि इनका साथ इनको मिल जाएगा अल्तुनिया का, रजिया सुल्तान को, तो ये फिर से शासन करना चाहती थी दिल्ली पर। जब तक ये वापस लौटते हैं, कहाँ, दिल्ली वापस आना चाहते हैं। रास्ते में इनको कैथल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और यहाँ पर 1240 में क्या करते हैं, इनकी लुटेरों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और 1240 में यानी कि प्रथम और अंतिम महिला शासिका यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ये याद रखना है। इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए ये याद रखना है। इनकी रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर कर दी जाती है, कैथल में। ये पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो आपको याद रखना है कैथल यानी कि हरियाणा में इसकी मृत्यु होती है, ये याद रखना है। और इसके द्वारा किन मतलब अमीरों को तो हटा ही दिया था, जो 40 सरदारों का जो संघ था, इसमें ये बना तो था, लेकिन ये किसी भी प्रकार से उनको समझती नहीं थी कि हमें योग्य निर्णय देंगे या सही निर्णय देंगे। तो ये अलग से यानी कि अलग जो व्यक्ति थे उनको नियुक्त कर देती। जैसे बात करते हैं अमीर याकूब यानी कि जलाल उद्दीन को नियुक्त किया। यानी कि याकूब आपको पता है, अमीर याकूब मतलब होता है घोड़े का जो होता है, घोड़ों की देखरेख करने के लिए जो व्यक्त किया जाता है। तो अस्तबल का जो अधिकारी अमीर याकूब यानी कि अमीर याकूब पद पर किसको, याकूब को नियुक्त किया। वहीं अगर बात करते हैं अमीर हाजिब पद पर एतगीन को नियुक्त किया गया। अमीर हाजिब यानी कि याद रखना है एतगीन नामक व्यक्ति था उसके पद पर। फिर उसके बाद अमीर शिकार पद पर यानी कि बलवन। देखो अमीर हाजिब का मतलब क्या था कि शासक से मिलने के लिए पहले जो व्यक्ति आते थे उनको ये बताते थे एतगीन कि आपसे शासक मिलने के लिए तैयार है या नहीं। तो वो इस तरीके से जैसे बोल सकते हैं कि दरवाजे पर दरबान खड़े रहते हैं। आज की अगर बात करें, प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मल्टी बिल्डिंग होती है, उनके बाहर गार्ड खड़े रहते हैं, तो पूछते हैं कहाँ जाना है, आप कहोगे कि उनसे मिलने जाना है। तब अगर आप पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हो, उनको सेटिस्फाई कर पाते हो, तो उस तरीके से आप मल्टी बिल्डिंग में एंटर कर पाते हो। वही था पहले। तो ये अमीर हाजिब बोलते हैं इस पद को, अमीर हाजिब। ये एतगीन को नियुक्त किया गया था। यहाँ पर लिख देते हैं, ये पद है, ये व्यक्ति है। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये पद का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, तो ये याद रखना है। ये तो पूछा जाता है।
अमीर याकूब पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है याकूब को। ये सारी चीज़ें थी रजिया सुल्तान के साथ। तो रजिया सुल्तान को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो क्या कहानी थी अगर बात करते हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, देखो इल्तुतमिश अपनी योग्य बेटी यानी कि रजिया सुल्तान को बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही इल्तुतमिश खत्म होते हैं उसके बाद इनकी पुत्री तो नहीं बन पाती, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया जाता है। लेकिन उनकी माँ शाह तुर्कान का जो इंटरफेयर रहता है वो अमीरों को पसंद नहीं आता है। पसंद नहीं आने पर क्या करते हैं, ये एक दिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह कहीं बाहर जाता है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। अदरवाइज अगला अगर बात करते हैं जो शाह तुर्कान थी तो उसकी जो इंटरफेयर जो था उससे काफ़ी जनता भी परेशान थी। जो 40 सरदारों का जो संघ था वो भी परेशान था। तो उस तरीके से क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं और फिर रजिया लाल कपड़े पहनकर जो बोलते हैं नवाज के टाइम पर दरबार में उपस्थित होती है और उन अमीरों से कहती है कि आपको न्याय करना है, आपको सोचना है क्या ये शासक सही है या फिर मैं सही हूँ। मुझे एक बार पद पर बैठाइए, मैं जो सही करूँगी आपको सही लगे तो रहने देना, नहीं लगे तो मत रहने देना। ये मतलब चाहती थी कि एक चांस लेना चाह रही थी। तो वही हुआ, अमीरों ने इसकी बात को सुना समझा और इसको शासक बना दिया। शासक तो बना दिया, लेकिन रजिया जो है अमीरों के जो तुर्कान छैलगान था उनके अनुसार नहीं चल पा रही थी। मतलब वो कह रहे थे कि आपको हमारे अनुसार चलना है, लेकिन रजिया कहती है मैं अब शासक बन गई हूँ, मैं एक राजा हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से डिसीजन लेने दीजिए, मुझे क्या करना है मुझे पता है सही है या गलत है। तो तुर्कान जो है 40 जो सरदार है उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और क्या करते हैं उसको वो एक भटिंडा वाला एरिया जहाँ पर वो इख्तियारी प्रथा को संभालने के लिए जाती है, एल्तुनिया के साथ विद्रोह हो जाता है, इधर षड्यंत्र रच लिया जाता है और रजिया को पद से हटाया ही नहीं जाता बल्कि उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इस प्रकार से मुख्य अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रजिया की हार का मुख्य कारण क्या था, तो एक आपको याद रखना है मेन जो है उसका महिला शासका होना, क्या स्त्री होना ही रजिया की असफलता का मुख्य कारण माना जाता है। दूसरा अगर पूछा जाए तो भटिंडा वाले एरिया में दिल्ली छोड़कर चले जाना, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अगला जो शासक बैराम शाह हुए, बैराम शाह के द्वारा ऐसा कुछ जस्ट काम नहीं किया गया। कल फिर देखते हैं कल इसमें आपको देखना है बलबन, 2 शासक और रह गए अंतिम और बलबन। इनके बारे में पूरा डिटेल में, बलबन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा आपके एग्जाम के लिए और रहेगा।